दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पहला पेपर है आपका। और अर्थशास्त्र के पहले पेपर की जो डेट है वो आ चुकी है। त्रैमासिक परीक्षा का पूरा टाइम टेबल आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 23 में बताऊँगा। आप लोगों को एक बात मैं पहले बता देता हूँ कि सभी जो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए हल करना अनिवार्य है। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर शब्द सीमा भी आपको दी है। 6 से लेकर के तो 15 तक आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं, 30 शब्दों में इनको लिखना है। 16 से लेकर के 19 तक 3 अंक वाले प्रश्न हैं, इनको आपको 75 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा दोस्तों 20 और 23, 20 से लेकर के 23 तक 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, इनको 120 शब्दों में आपको लिखना है। और आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स है इसके लिए जितने भी आप डायग्राम वगैरह जो भी कुछ बनाएं उनको बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए में है श्रम उदाहरण है। जो श्रम है ये किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का या फिर पूर्ति का। दोस्तों आप लोगों को सभी स्टूडेंट को एक सामान्य जानकारी भी मैं इसके साथ में दे देता हूं कि हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उस मेंस एजुकेशन ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तनशील साधन का। इसके बाद में उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प आप लोगों को चुनना है और लाभ बराबर, तो जो लाभ है इसमें आप लोगों को आगम माइनस लागत उत्तर के रूप में बताना रहेगा, आगम माइनस लागत। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है? उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखो मात्रा से संबंधित है और जो उत्पादन हो रहा है उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो किस मात्रा में हो रही है, उसमें आपको जो समस्या आती है उस समस्या की आपको पहचान करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, उत्पादन तकनीक का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उस समस्या के तौर पर देखिए, उस समस्या के तौर पर आप लोगों को बताना रहेगा क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आप लोगों का ये करेक्ट उत्तर के तौर पर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि ऐसे अपडेट हम लाते रहते हैं। और हमारे ऐप पर मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर आर्ट्स सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। मात्र 499 रुपये में आप लोगों को वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो जो कि आप लोगों का डिजिटल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है। देखो सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, मूल्य निर्धारण का आधार भी होता है वो, मांग के नियम का आधार भी होता है और उपभोक्ता की बचत का आधार भी होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना रहेगा? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर के तौर पर हमें लिखने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र जो विश्लेषण है ये आप लोगों की बजट रेखा पर भी आधारित होता है और सेट पर, बजट सेट पर भी आधारित होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर द आवासा दोनों, मतलब कि ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी पर आपको जाना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता। देखो सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाती है तो जो कुल उपयोगिता है वो कैसी रहती है ये आपको इसमें समझकर बताना रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपका स्थिर हो जाती है, ये करेक्ट उत्तर में लिखना रहेगा। ठीक है, स्थिर हो जाती है विल बी करेक्ट आंसर। अब हम आपको बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन में रिक्त स्थान आपके आए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति। सारे रिक्त स्थान आपको मैं उत्तर सहित बताऊंगा। देखिएगा सबसे पहला आप लोगों का जो ये रिक्त स्थान है इसमें उन्होंने क्या पूछा है इसको आप समझेंगे। उत्पादन की, देखो एक उत्पादन से रिलेटेड पहले प्रश्न में समझा देता हूँ क्योंकि ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है।
उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। दोस्तों ये उत्पादन की जो प्रति इकाई लागत होती है ना, उसको औसत लागत कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर याद रख लेना है। वैसे मैं सभी के उत्तर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है। कौन सी आकृति का होता है? तो इसमें यू आकृति का लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें एक फर्म जो कीमत होती है, उसमें आपको क्या लिखना है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, जितने भी स्टूडेंट हमारे सामने जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपको प्राप्तकर्ता लिखना है, ठीक है, प्राप्तकर्ता। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति है। तो कर की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो पूर्ति घट जाती है, तो आपको लिखना है घटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा वस्तु की कीमत और पूर्ति में, ठीक, ये दोनों में, कीमत और पूर्ति में की जो मात्रा होती है उसमें परिमाणात्मक मतलब कि गुणात्मक संबंध को बताती है। अगला देखिए, का आशय संतुलन की स्थिति से है। देखो, आपको बताना है किसका आशय है संतुलन की स्थिति से। तो दोस्तों साम्य का, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, साम्य का आशय होता है संतुलन की स्थिति। अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, औसत लागत कहते हैं, ठीक। औसत लागत विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये आ चुकी है आप लोगों की सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि जो बचत है, बचत, तो दोस्तों इस बचत के आगे आप लोगों को रिसाव बताना है। क्या बताना है? रिसाव बताना है। इसके बाद में यहाँ पर जो शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था दिया गया है, तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें आप लोगों के आगे क्या लिखना रहेगा? तो ये देखिएगा, आप लोगों को आगे लिखना रहेगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक। साधन की मांग, तो यहाँ पर साधन की जो मांग होती है उसके आगे आप लोगों को क्या करना रहेगा? उसके आगे आपको याद रखना है साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है दोस्तों, ठीक। एनएनपी, तो एनएनपी जो है दोस्तों, एनएनपी के आगे आप लोगों को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन लिखना रहेगा, जो कि आप लोगों का ये रहा यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक। और उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, देखो अगर कोई भी उत्पादक है, उत्पादक वह होता है जो कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित करता है। तो उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग, इसमें अंतिम वस्तुएं आप लोगों को इसके सामने जो लिखा है ये बताना रहेगा। और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो बढ़ई के द्वारा लकड़ियों का जो उपयोग है दोस्तों, इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं बताना रहेगा, जो कि उसी के जस्ट सामने दे रखा है। तो ये आप लोगों की सही जोड़ी हो चुकी है। आप ऐसा करिए, सभी स्टूडेंट इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें और याद करेंगे पूरे क्वेश्चन के आंसर को, ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ आगे और अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सत्य असत्य लिखिए वाला। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है। तो क्या ये सही है? आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है। तो इसमें आपका क्या होगा? देखो बहुत सारे का आंसर आने लग गया है। इसमें आप लोगों का असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। जीएनपी, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सत्य बताना रहेगा, ये आपका करेक्ट होगा। मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करे। बिल्कुल, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये सही बात है, ठीक है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, एक परिभाषा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है। तो दोस्तों क्या ये सही है? तो इसमें ये सही नहीं है, इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। अगला देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है।
वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब अपनी वस्तु को दे दो और उनसे दूसरी वस्तु ले लो, उसे वस्तु विनिमय बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन कठिन होता है। ये बात कैसी है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। तो बचत और विनियोग सदैव बराबर नहीं होते हैं, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा क्योंकि ये गलत है। सदैव लगा है, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा थोड़ी ना बराबर होगा, घटता बढ़ता रहता है। अगला देखो, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों सत्य। ठीक है, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा, ये आपका सही है। ठीक, तो आप बढ़िया इसको भी याद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है वो आप देख सकते हैं। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें आर्थिक सौदे शामिल किए जाते हैं। उत्तर में यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, आप इसको नोट कर लेना, आर्थिक सौदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि बचत और आय के बीच में जो क्रियात्मक संबंध है उसको बचत फलन कहा जाता है। तो यहाँ हम बचत फलन लिखेंगे। ठीक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट मैं उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से अच्छे अंक भी आते हैं, है ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हम आपको बहुत ही बेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। वैसे अगर आप हमारा मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पर भी हमने आर्ट्स सब्जेक्ट के कोर्स को मात्र 499 रुपये में सभी के लिए उपलब्ध करा रखा है। वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि अभी ये ऑफर चल रहा है। इसके बाद में आर्ट्स सब्जेक्ट को मैं 1999 रुपये में करूँगा। तो ये इस महीने का ऑफ़र है, बेस्ट ऑफर। जो 199 वाला जो मतलब 499 वाला जो कोर्स है आपको मैं 1999 में उपलब्ध कराऊंगा 1 महीने के बाद। इसलिए इस महीने में जितने भी स्टूडेंट 499 में परचेस करते हैं वो बिल्कुल ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगे। ठीक, अगर आपको कोड यूज़ करना है तो आप लोगों को कोड भी मैं बता देता हूँ, फ्री 99। एक तो ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एक और कोड में देता हूँ आपको, फ्री 90। इन दोनों में से आप एक कोड ज़रूर परचेस करते समय अप्लाई करेंगे ताकि आपको फ़ायदा उसमें हो जाएगा। 499 रुपये में भी आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा और ये ओनली 1 महीने के लिए ही ऑफ़र है, इसी 1 महीने के लिए, बाकी बाद में ये बढ़ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो बचत फलन, ये हमने आपको बता दिया है। अगला देखो, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट उत्तर 1 लिखना रहेगा। ठीक है, 1 होगा। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। देखो, कर चुकाने वाले पर ही पड़ता है तो ये मतलब प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर विल बी करेक्ट आंसर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार से की जाती है? देखो, जब राजस्व घाटा निकाला जाता है ना तो उसके लिए एक सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर लिखकर। राजस्व घाटे का ये सूत्र है राजस्व व्यय। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र लिखिए। अब प्राथमिक घाटा की जो गणना है उसका सूत्र मैं बता देता हूँ। एक तो उसमें आपको लिखना है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ठीक है, ये प्राथमिक घाटा ऐसे निकलता है। राजस्व घाटा ये यहाँ दे रखा है, ऐसे निकलता है। तो बिल्कुल दोनों को हम निकालने का सूत्र आपको बता दिया है। अब हम आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से याद करेंगे
और आप लोगों की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आपको आएंगे, ये हम डेफिनेटली कहते हैं, बिकॉज़ यू आर ए गुड पर्सन, बिकॉज़ आप याद कर रहे हो क्वेश्चन आंसर। सभी स्टूडेंट की कमेंट हमारे पास आती रहती है और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद। हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।